तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए पेपर सेट लेकर आया हूँ वो एसएससी स्टेनो 2025 का है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 10/12/2024। ठीक है। इससे पहले हम सेट नंबर 13 को सॉल्व कर चुके हैं। सेट नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे, 1 से लेकर 50 तक। और सेट नंबर 41 में आज हम 51 से लेकर 100 तक करेंगे। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक दिन में 2 पेपर सेट कराइए, तो मैं 25-25 के 2 पेपर सेट एक ही साथ में कर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्लास में यहाँ तक बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा मैं। और यहाँ पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 51 से। ठीक है, तो बस शुरू हो जाइए। 51 पे वर्ड दिया हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आगे के लिए टाल देना, यानी अवॉइड कर देना, किसी चीज़ को आगे के लिए बढ़ा देना, पोस्टपोन करते रहना किसी चीज़ को हमेशा। आपको इसका सिनोनिम बताना है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका कलर वलर सेट कर लूँ। मैं कर दूँगा, ग्रीन तो दिखेगा ही नहीं आपको। चलिए, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? हद होता है। लिमिटेशन क्या होती है? किसी की भी लिमिट होती है, हद होती है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आगे के लिए टालना। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। रिसेम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, रीस्टार्ट करना। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई काम को करना, कोई एक्शन लेना। ठीक है, चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। द फंक्शन हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली बाय द बॉयज़। हैज़ बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब कंफर्म है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो पहले एक्टिव वॉइस वाला स्टेटमेंट देख लीजिए। हैज़ ऐप के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होता है हमारे पास में हैज़, हैव, और फिर आता है आपके पास में बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास पैसिव वॉइस होती है। कैसे सॉल्व करेंगे? बस शुरू हो जाइए। यहाँ पे डेकोरेटेड दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म है, गलत हो गया। यहाँ पे विल दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर हैव डेकोरेटेड आ गया है, क्या दिया हुआ है? हैव डेकोरेटेड दिया हुआ है। मेरा यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत है, डेकोरेटेड दिया हुआ है यहाँ पर हैड। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या आंसर लगाएंगे? टिक कौन सा करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53 पर आपको क्या दिया है? आपको इन डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, आपको डायरेक्ट स्पीच में जाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक्सक्लेम्ड वर्ड आएगा तो ही रिमार्क में बदला है, ये ठीक है यहाँ तक। कभी भी एक्सक्लेम वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर आएगा। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क चारों में आ रहा है, ये भी कंडीशन अपनी काम नहीं कर रही है। अब उसके बाद में अगला जब हम स्टेप को देखेंगे प्रॉपरली, बट आपको मालूम है कि कभी भी अगर हमारे पास में कौन सा वाला स्टेटमेंट हो, अगर आपके पास में एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो तो पहले हाउ आता है, उसके बाद में देन एडजेक्टिव आता है। तो सेंटेंस की शुरुआत में या तो हाउ आएगा या व्हाट आएगा। अच्छा, आर तो ये छोड़िए, ये तो साइड में हट गया। हाउ, और यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, फिर एक नाउन आ गया, नाउन आ गया। इसके बाद में, नाउन के बाद में आपके पास में एक आता है, यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, तो ये फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दो बचे, सेकंड और थर्ड। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, या हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, कि तुम कितने मूर्ख हो, या हाउ तुम कैसे मूर्ख हो। कैसे मूर्ख नहीं, यहाँ पर कितने मूर्ख के सेंस में आएगा, वट नहीं आएगा यहाँ पे। क्या मूर्ख हो तुम, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वट से ही सही आंसर बनेगा, और मेरा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। हाउ स्टूपिड यू आर, व्हाट अ स्टूपिड यू आर, हाउ, हाउ एनर्जी, हाउ। अरे वट के बाद में एक आर्टिकल आता है ना, हाउ के बाद में नहीं आता, तो इसलिए मैं ये सेकंड वाला ही टिक कर रहा हूँ आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पर आइए। शी स्पॉटेड द नोबल एंड शाउटेड, उसने नोबल को देखा और चिल्लाई, हेयर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। ये वही किताब है जो हम ढूंढ रहे थे चारों तरफ। ध्यान से सुनिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एडवर्ब। एडवर्ब में एक टॉपिक होता है इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर सेंटेंस में आ जाएं तो उनके बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, उनके बाद में केवल वर्ब आना चाहिए। जिनमें से कौन कौन से वर्ड हैं? हार्डली, नेवर से अगर सेंटेंस शुरू हो जाए, हेयर वर्ड आ जाए, ठीक है,
तो अभी तो मैं जितनी ज़रूरत है उतना बता देता हूँ। नो सूनर आ जाए, ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होने वाले होते हैं। इनके तुरंत बाद में कभी भी आप सब्जेक्ट का अप्लाई ना करें, इनके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज़ होता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता, सब्जेक्ट अप्लाई करोगे तो गलत है। हेयर द बुक लाइज, बुक हो गया सब्जेक्ट, लाइज हो गई वर्ब, तो गलत हो रहा है ना। आपको क्या कहना चाहिए, सही क्या हो जाएगा, हेयर लाइज द बुक। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं एडवर्ब टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ लीजिए, और जो रजिस्टर मैंने ऑफलाइन क्लास में बनवाया है, मैं ऑनलाइन पर भी एक ही बात कहूंगा, उस रजिस्टर में से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। एसएससी के सारे कंसेप्ट करा दिए, बस आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। पिछले 10 साल में एसएससी ने जितना अप डाउन किए हैं, जो जो फॉर्मूले जिस जिस जगह से जैसे जैसे पूछे हैं, वो सब मैंने उसके अंदर कराया है, बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ऑनलाइन पे भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वही कंसेप्ट आ रहे हैं। पेपर भी बिल्कुल नया दिया है मैंने आपको, कोई पुराना पेपर नहीं दिया है उठाकर। अच्छा, प्रेफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, पसंद करना, यानी प्राथमिकता देना, लाइक करना। तो अब इसका एंटोनिम बताना है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, डिसकनेक्ट कर लेना किसी चीज को, ठीक है। चूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेलेक्ट करना। डिसलाइक का मतलब होता है किसी को हेट करना। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, यानी कि रिपेंट, ठीक है। रिपेंट, रिग्रेट, रिमोर्स, ये सब पछताने के लिए होते हैं। अभी क्या चाहिए मेरे को, प्रेफर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 पे दिया हुआ है एंटोनिम बताना है, तो पूरे सेंटेंस पे दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ग्लूमी वर्ड को देखो। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड होता है। पुअरली का मतलब तो गरीब हो गया। हाईली का मतलब उच्च हो गया, ठीक है। अच्छा, स्लिमी का मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति क्या हो, पतला दुबला सा हो, स्लिमी हो। और लिवली का मतलब क्या होता है, जीवंत हो, जो खुश हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। तो अभी क्या करना है बताइए, सैड का अपोजिट क्या होता है, हैप्पी। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी क्योंकि 50 क्वेश्चन है। अभी इसमें अनसीन पैसेज भी आने वाले हैं, क्लोज पैसेज भी आने वाले हैं, तो फिर वीडियो करीब 1.5 घंटे का चला जाएगा, 1.5 से 2 घंटे का। तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट रख रखी है मैंने। प्लीज़ आप मेरी स्पीड को मैच कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इस स्पीड को मैच कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, और ये स्पीड अगर आप मैच नहीं कर पाए तो सिलेक्शन लेना बेहद बेहद मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, होली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पूर्ण रूप से हो, कंप्लीटली हो, ठीक है, एब्सोल्युटली हो कोई चीज़। तो मुझे सिनोनिम बताना है। लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कोई काम मुश्किल से हुआ है, हार्डली। एंटायरली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पूर्ण रूप से हो, परफेक्टली हो, कोई काम परफेक्टली किया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। सिनोनिम बताना था ना। और वीकली मतलब क्या होता है, जो हफ्ते में, हर हफ्ते में एक बार होता हो। देखिए अब आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है वर्ड के अंदर। द टाइगर लुक्ड एट मी, शेर ने मेरी तरफ को देखा, विद अ सीरियस। अच्छा, शेर क्या करेगा, स्माइल करेगा। नैप, नैप का मतलब होता है झपकी लेना, जैसे क्लास में हम सो जाते हैं, टेक अ नैप। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। क्या होता है, किसी को एक तरफ अचानक से एक टक देखते रहना लगातार, लुक एट। और विंक का मतलब होता है पलक को झपकते ना, आंख मारते हैं, विंक ऑफ आइज। आपने सुना है आंख मारना, विंक ऑफ आइज, आंख मारना होता है। तो सांप क्या, सॉरी शेर क्या हमको आंखें मारेगा, क्या शेर क्या झपकी लेगा हमारे साथ, क्या शेर स्माइल करेगा, नहीं। शेर तो भैया हमको घूरेगा, क्योंकि हमारा एसएससी का पेपर नहीं निकला है ना। एसएससी का पेपर निकल जाएगा ना, गवर्नमेंट का पेपर निकल जाएगा ना, तो शेर भी हमसे डरेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। डायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है, और सेंटेंस को समझिए बहुत ध्यान से, क्या हो जाएगा। एक्सप्लेन्ड है, यहाँ पर एक्सप्लेन्स आ रहा है, तो फर्स्ट तो कैंसिल। सेकंड में एक्सप्लेन्ड है, थर्ड में एक्सप्लेन्ड है, फोर्थ में भी एक्सप्लेन्ड, यहाँ तक ठीक है। ही का कनेक्शन बैठेगा द मिनिस्टर से। मिनिस्टर ने बोला होगा आई, आई आई आई। अच्छा, यहाँ ही आ रहा है तो कैंसिल करिए। अब उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है, वाज या वर आ रहा है। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास इज एम आर होता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में वाज या वर्ब होता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट में जाना है। वाज या वर दिया हुआ है, आपको इज एम आर का यूज़ करना है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे। आपको एडवर्ब फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक पे जो एडवर्ब दिया हुआ उसको फिल करना है। क्या बोल रहा है, गुड बुक शुड बी रीड अगेन डैश
अगेन डैश अगेन। तो बहुत ध्यान से सुनिए, किताब को आपको बार बार पढ़ना चाहिए, अगेन एंड अगेन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए। आपको जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है इसकी जगह पर इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। आई डू नॉट ट्रस्ट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता हूं, बिकॉज ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ डीड्स, क्योंकि उसके उसके काम के वजह से, उसने जो जो उसने काम किए हैं उसकी वजह से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है और ना ही किया गया है। तो यानी कि स्टेटमेंट कैसा शो कर रहा है, पेसिव वॉइस को शो कर रहा है। देखिए कैन नेवर बी, नेवर के साथ में बी लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो एक बात कंफर्म है कि पेसिव वॉइस है। तो हैज़ का पेसिव वॉइस क्या होता है, हैज़ नॉट बीन। अब चेक करिए, यहाँ हैज़ नॉट आ रहा है, गलत है। यहाँ हैज़ नॉट बी आ रहा है, गलत है। हैज़ नॉट बीन आ रहा है, कैन नेवर बी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर था। ठीक है, फोर्थ गलत है। 62 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, आपको ईडियम्स बताना है, मुहावरा बताना है। आई डू नॉट प्ले हीड टू वॉकिंग एक्सक्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वॉकिंग एक्सक्यूज कौन सा वर्ड होता है भैया, वॉकिंग एक्सक्यूज कभी नहीं होता, लेम एक्सक्यूज होता है। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, झूठा बहाना बनाना। ठीक है, झूठा बहाना बनाना बेटा, ये एक मुहावरा होता है, लेम एक्सक्यूज। स्लीपिंग एक्सक्यूज नहीं होता, ब्लाइंड नहीं होता, डीफ नहीं होता, लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 63, और 63 में क्या दिया हुआ है समझना पड़ेगा। शी इज नॉट रिच, वह रिच नहीं है, एंड दैट इज वाई, और इसलिए शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, इसलिए वो खरीद नहीं सकती है क्या, ए एक्सपेंसिव बंगलो। अरे भैया आर्टिकल एरर है, एक्सपेंसिव में किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है ना। सुनिए, जब आ से लेकर अंगा तक आता है तो आप किसका यूज करते हैं, एन का, और जब का से लेकर ज्ञा तक आता है तो आप किसका यूज करते हैं, ए का। यहाँ पर ए आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। देखो आर्टिकल का चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज पढ़कर जाइए। एरर में भी आर्टिकल आ रहा है, रेक्टिफाई द, एक सेंटेंस रेक्टिफाई लिखकर आता है, इसका मतलब उस पर भी आर्टिकल एरर है। शी आस्ड 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 आज, ठीक है। जब भी कभी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ध्यान रखिए इफ का यूज होगा, इफ तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो। इज एम आर बेटा किस में बदलता है, वाज या वर में बदलता है, तो यहाँ पर एम आ रहा है, कैंसिल करिए। यहाँ पे कैन आ रहा है, फोर्थ वाले में कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 पर आइए। 65 क्या कह रहा है, ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, दैट ही विल नॉट डू द मिस्टेक अगेन, उसने प्रॉमिस किया कि वह उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करेगा। तो शुरू हो जाइए, प्रॉमिस्ड की जगह प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस प्रॉमिस। लास्ट वाले में प्रोमिसेस आ रहा है जो कि आपका गलत है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ रहा है, ठीक है। ही की जगह ही आ रहा है, ठीक है। विल का क्या बनता है बेटा, वुड बनता है, तो यहाँ पे विल आ रहा है, विल आ रहा है, इसको भी कैंसिल करिए। वुड आ गया। नॉट, नॉट। अच्छा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि सेकंड फॉर्म आती है, अरे सर वुड के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पर आऊंगा। 66 क्या बोल रहा है, कोयम्बटूर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। क्या एरर होगी इसके में, चलो देखता हूँ, एक बार रीड करके देखता हूँ क्या होना चाहिए। कोयम्बटूर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नंबर आ रहा है, ठीक है, इन तमिलनाडु, एंड इट इज कंसिडर एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देख, अरे हाँ यहाँ देखो ध्यान से, याद आ गया, याद आ गया। देखिए यहाँ पे कंसीडर्ड के बाद में इस एज का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिए, कंसीडर्ड के बाद में एज का यूज नहीं किया जाता है, तो इसको आप साइड वाइज करिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। और एक और चीज याद रखिए, अ मैनचेस्टर नहीं होगा, क्या बोला जाएगा, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 67, लेट अस एनी रेट गिव हिम एन आउटलाइन आउट ऑफ द केस एंड हियर व्हाट ही हैज टू से, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, जब आपने बोला आउटलाइन, फिर बोल रहे हैं आउट ऑफ द केस, दो दो आउट कैसे यूज हो रहे हैं भैया एक सेंटेंस के अंदर, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, एंड आउटलाइन द केस, केस को आउटलाइन करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे।
68 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोगों को क्या करना है। 68 बहुत आसान होने वाला, बहुत बहुत आसान होने वाला है। ट्रिक बता दें आपको, कभी भी वाज या वर इनडायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनता है, इज एम आर बनता है ना। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर 4, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देख लीजिए आप, इसमें वर आ रहा है, गलत हो गया। इसमें भी वर आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ हैव आ रहा है, ये गलत हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, देयर प्लान ऑफ एक्यूशिएशन, एक्यूशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना। वाज डैश फ्लोड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड इट वाज बाउंड टू फेल। देखिए उसका जो प्लान है वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था संकट भरा हुआ, प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, और इसलिए वो प्लान क्या असफल हो गया। अच्छा, बिब्लिकली का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारी जो होली बुक है बाइबल, तो बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार अगर कोई बात कही गई है तो उसको बिब्लिकली कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू बाइबल। चेयरफुली का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमने खुशी से कही है, ग्लैडली, हैप्पीली। बैटली का मतलब क्या हो जाएगा, जो काफी ज्यादा रिस्की हो, जैसा वो रिस्की हो। तो यही होगा, जब प्लान प्लान काफी ज्यादा रिस्की होगा तो वो उसके सफल होने के चांसेस कम होंगे। एम्बिकली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 पर। अब 70 क्या कह रहा है, 70 को जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, आपको जंबल डप करना है, सेंटेंस को क्या करना है, जंबल डप करना है। एक बार आप पढ़िए और उसको जंबल डप कीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। टफ वाले आ गए हैं बेटा, इसमें से कुछ ऐसे, मैंने भी ये पेपर आपको सॉल्व कराने से पहले इस पेपर को मैंने एक बार रफ सॉल्व किया था, तो मेरे इसमें कुछ गलत हो गए हैं क्वेश्चंस ना। इस वाले सेट में मेरे से मिस हो गया था, मैं थोड़ा सा मिस गाइडेड हो गया था। अभी ये मेरे लिए भी थोड़ा तकलीफ दे हो रहा है, लेकिन टेंशन ना ले, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है। अब उस समय क्या आंसर था, एक बार और देख लेता हूँ। देखो देयर बिलीव से तो हो नहीं सकता, बी वाला पार्ट तो कैंसिल कर दीजिए, इसको साइड करिए। रेस्पेक्ट फॉर दीज, दीज आ गया ना, इसका मतलब इससे पहले, ये सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आएगा, इससे पहले कोई ना कोई चीज होगी जिसकी चर्चा हो रही है। रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडल्स, इन आइडल्स की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो किन आइडल्स का उनका नाम ही नहीं पता चला हमको, तो यहाँ पे ये सी वाला पार्ट भी कैंसिल करिए। अच्छा ये दो भी कैंसिल हो गए, अब तो फिर तो डी बचा मेरे पास में, हो गया मेरा आंसर, डी से शुरू होगा सेंटेंस। करते हैं। Respect and compromise are essential components of human dignity and among the diverse members of any community. किसी भी समाज के डाइवर्स मेंबर्स और मानवता की जो सम्मान है उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो होती है रेस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज। रेस्पेक्ट करना और दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना, दूसरे की बातों को भी समझना। तो डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। उसके बाद में आ जाएगा सेकेंड, पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिली, लोग विभिन्न परिवारों से आते हैं, विभिन्न राष्ट्रों से आते हैं, विभिन्न विश्वासों से आते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आते हैं, और एथनिसिटी बात अच्छाइयों से आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, देयर बिलीव्स कॉन्स्टिट्यूट डिस्टिंक्ट एंड मॉरल फ्रेमवर्क, उनका जो विश्वास है उसमें एक डिस्टिंक्ट मॉरल फ्रेमवर्क जुड़ा रहता है। रेस्पेक्ट ऑफ दीज आइडल्स, देखो बार बार बोल रहा है ना, दीज क्यों आएगा, किनके, उनके इन मॉरल फ्रेमवर्क्स के बारे में। ये जो इतनी सारी जो चीजें दी हुई थी इनके लिए दीज आ रहा है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी विल डिफाइन सोसाइटी फंक्शन। देखिए कुल मिला के भैया हमारा मानना क्या है, मेरा क्या मानना है, जियो और जीने दो भैया। कोई अगर कोई भोजन खा रहा है तो उसको खाने दो, कोई अगर कोई वस्त्र पहन रहा है तो उसको पहनने दो, उसका किसी खास किसी चीज में विश्वास है तो उसको बने रहने दो। आप अपनी तरफ से जाके उसके अंदर कुछ अलग से स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाए, पेचकस प्लास नहीं खेलें आप उसके अंदर, आप उसको साइड करिए, जियो और जीने दो भैया। आप जीवन में आए हैं क्या, लड़ने भिड़ने के लिए आए हैं क्या? आप अपने परिवार को बनाइए, अपने परिवार को आगे की तरफ बढ़ाइए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। पेरेंट्स आपसे संभल नहीं रहे हैं, आप दुनिया को संभालने निकले हुए हैं। भैया पहले अपने पेरेंट्स की सेवा कर लो, तब दुनिया में दान दक्षिणा करते रहना, फिर दुनिया के लोगों को समझाना। पहले अपने आप को तो समझा लो। तो यही इसके अंदर बताया गया कि दूसरों का सम्मान करो और कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 71 पर आ जाते हैं। 71 क्या कह रहा है, 71 में देखेंगे,
अब भैया बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर से शुरू करूंगा। इट इज़ डैश टू हैव कन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस विदाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। देखिए, अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो ये कन्वर्सेशन बिल्कुल मुमकिन नहीं है बिना मेंटल हेल्थ के। शरीर की हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो सकती अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित नहीं होगा, इजी नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि ये एक असंभव बात है कि अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर मेंटल हेल्थ की बात किए बिना आप शरीर की किसी भी हेल्थ की बात नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या बोल रहा है वो, इन यूनाइटेड स्टेट में नियरली 1 in 5 एडल्ट हैज अ मेंटल इलनेस। 5 में से एक व्यक्ति क्या बीमार है दिमागी रूप से, एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन। देयर इज नियरली अबाउट 52 मिलियंस लोग हैं भैया। हाउएवर मेंटल हेल्थ इजंट जस्ट अबाउट हैविंग और नॉट हैविंग अ मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई मेंटली बीमार है या नहीं है। अवर वेलबींग is dashed by all aspects of our life that is then affect how we experience life, work, time and with the purpose। देखिए, इसके अंदर जो चीज बताई गई है वो क्या बताया गया है इसके अंदर 72 वाले पार्ट के अंदर। इसके अंदर बोला गया है कि ये जो चीज, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, ये मेंटल हेल्थ कहाँ से बनती है, जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं, है ना, और जिस तरीके से हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हैं, जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिस जगह पे हम काम करते हैं, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, वो चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसके बाद में प्रभावित करने के लिए वर्ड आता है अफेक्टेड। सो ऑप्शन नंबर 2। इफेक्ट तो परिणाम होता है, रिजल्ट। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न। इनडिफरेंट का मतलब होता है निराश। निराश तो करती नहीं है, क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। नाउ अब द कन्वर्सेशन इज मोर डैश देन ईवर। अब कन्वर्सेशन क्या हो गई है, हमारे लिए काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। अननेसेसरी तो नहीं हो गई है, अनावश्यक नहीं हो गई है, डिफिकल्ट नहीं हो गई है, क्रिटिकल हो गई है, यानी गंभीर हो गई है। इनरेलेवेंट नहीं होगा। इन 2021 द प्रेवलेंट फीलिंग ऑफ द ईयर वाज लैंग्वेज। रिसर्च फाउंड दैट द मोर देन 55% ऑफ द वर्क वर नॉट मेंटली इल। लोगों का मानना है, एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला 55% से ज़्यादा लोग मेंटली इल नहीं है, बीमार नहीं है। दे वर थ्राइविंग इधर, और जबकि वो बीमार बनने जा रहे हैं। एज द पेंडेमिक हैज ब्रॉट द फिजिकल हेल्थ एट द सेंटर स्टेज इन द अनप्रेजेंट वे। देखिए, जब कोरोना काल लगा, तब हमको पता चला कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है। तब हमको इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता चला, तब हमको मास्क के बारे में पता चला, तब हमको सैनिटाइजर के बारे में पता चला। इवन मेरे को तो ये नहीं पता चलता था कि सैनिटाइजर होता क्या है। कोरोना काल जब लगा तब मेरे को पता चला, अरे भाई साहब, ये एक तरह का साबुन है जिसमें कोई पानी नहीं, कोई झाग नहीं, कोई कुछ नहीं। हाथ पे डालिए और बस हाथ धुल गए, है ना। मेरे को पता ही नहीं था, मैं सोचता पता नहीं क्या है ना। और इवन पता है, अब अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद में ना मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। मुझे वो फील नहीं आता, जब तक मैं साबुन से हाथ नहीं धो लूँ ना और 2-4 बार झाग नहीं आए वो, तब तक ऐसा फील नहीं आता कि हाथ धोया है मैंने। तो अब आप लोगों की पता नहीं क्या कंडीशंस है, आप लोग ऐसा सोचते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सर, आपका आंसर बिल्कुल झागदार था। तो इट इज टाइम। अब फिर हमको, हमारे पास वो समय आ गया कि जब हमको ये समझना चाहिए, जब हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यार, इस टाइम हमको इस अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ना। फॉर के बाद में तो वर्क की फोर्थ फॉर्म आती है, ऑफ के बाद में वर्क की फोर्थ फॉर्म आती है, अबाउट के बाद में वर्क की फोर्थ फॉर्म आती है, टू के बाद में आती है वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे TO2 प्रपोजिशन आएगा। एक क्वेश्चन तो भैया मेरा प्रपोजिशन से राइट हो गया। एट द अदर मेजर कंपोनेंट ऑफ वेलबींग द कन्वर्सेशन अराउंड द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हैज नेवर बीन एज अ पब्लिक एज प्रेवलेंट एज इम्पोर्टेंट। देखिए भैया, कन्वर्सेशन मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इसको पब्लिक में बात करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, आफ्टर ऑल। और अगर पूर्ण रूप से देखा जाए, बिल्डिंग डैश इज क्रिटिकल इंडिग्रेंट टू लर्निंग हाउ टू केयर योर मेंटल हेल्थ। बोला गया है कि अगर आप मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
फैमिली के पास जाना पड़ेगा, नहीं, आपको अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर जो 75 तक था, हमने पहला एक क्लोज पैसेज देख लिया। इसमें 4 क्लोज पैसेज आते हैं आपके पेपर में, एक क्लोज पैसेज हमारा हो गया। अब सेकंड क्लोज पैसेज पर आते हैं। ये क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट्स वर टेकन ऑन अ फील्ड ट्रिप। स्टूडेंट्स को कहाँ ले गए थे? फील्ड ट्रिप पे ले गए थे। डैश टू म्यूजियम, और वो कहाँ पर थी? म्यूजियम के लिए थी, तो टू द म्यूजियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द क्यूरेटर, क्यूरेटर कौन होता है? म्यूजियम का इंचार्ज। द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजिक एनलाइटेड देम, उन्होंने उसको जगाया, उन लोगों को। एनलाइटेड का मतलब क्या होता है? दिमाग को खुलना, दिमाग को जगाया। देम डैश वेरिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, उसने उनको जगाया, किस चीज के लिए जगाया? एनलाइटेड के साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है विद। ठीक है, तो एनलाइटेड के साथ में क्या किया उसने? विद। लोगों उनको जगाया, इतिहास के विभिन्न विभिन्न समय के बारे में बताया। दे सॉ द फॉसिल रिमेन्स ऑफ डायनासोर, उन्होंने डायनासोर के जीवाश्म देखे। एंड आवर एक्सटिंक्ट लार्ज मैमल्स, और बड़े बड़े जो मैमल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे मैमथ एक हाथी है, वो क्या हो गया? अब एक्सटिंक्ट हो गया, बड़े दांत वाला हाथी है, वो तो खत्म हो गया है बिल्कुल। ठीक है, दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, उन्होंने माउंटेन रेंजेस के बारे में समझा। लाइक डैश हिमालयस, हिमालयस से पहले क्या आता है? दा आता है। अरे भैया इतना सिंपल सिंपल दे रहे हैं। पहले वाले में टू दे दिया, ट्रिप टू। दूसरे वाले में एनलाइटेड के साथ में विद दे दिया, फिक्स्ड प्रपोजिशन। तीसरे वाले में हिमालय से पहले दा दे दिया, आर्टिकल का क्वेश्चन। ये सब ये मेरे पेपर में आ जाए ये वाला सेट। दे आल्सो विटनेस द, ये क्या करते हैं? ये विटनेस होते हैं, सबूत होते हैं। किस चीज का सबूत होते हैं बताइए? दे आल्सो विटनेस द डैश ऑफ रेयर रॉयल ज्वेल्स, वहां पर क्या थे? बहुत सारे रॉयल ज्वेल्स, यानी बहुत सारे राजशाही वाले जेवरात भी थे। वर बीइंग डिस्प्लेड, और दिखाए जा रहे थे एट दैट टाइम। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना। और दिखाएंगे कहाँ पे? इलिस्ट्रेशन, भ्रम पैदा करेंगे? नहीं। रिएक्शन देंगे? नहीं। एक्शन लेंगे? नहीं। एग्जीबिशन, लोगों के सामने प्रदर्शनी में लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया डी का हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दे सॉ बस्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, उन्होंने रोमन एम्पायर्स को देखा। रेप्लिकाज ऑफ द फेमस वर्क आर्ट, उन्होंने जो फेमस वर्क आर्ट थे उनको देखा। दे आल्सो सॉ द पोर्ट्रेट ऑफ क्लेपेट्रा, उन्होंने क्लोपेट्रा के जो है फोटो को भी देखा। हु वाज अ, जो कौन थी भैया पहले बताइए, क्या थी वो तरह का? देखिए बेटा ये इस तरह का कंटेंट आपके पेपर में जरूर आ रहा है, इसको बोलते हैं एडवर्ब का, सॉरी एडजेक्टिव का अरेंजमेंट बोलते हैं। एक सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव आ जाते हैं, और तीनों एडजेक्टिव को आपको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है। ध्यान रखिए, इजिप्टियन एक नाउन हो गया, नाउन से पहले उसका कलर आता है, और कलर से पहले उसका जो भी क्वालिटी आती है, यानी ब्यूटीफुल है, कोई चीज सुंदर है, तो ये उसका नेचर आता है। ठीक है, तो पहले नेचर आता है, फिर कलर आता है, फिर नाउन आता है। ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको बता दूंगा, इसको आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके बारे में बताऊंगा। एक पूरा का पूरा लिस्ट लेकर आऊंगा कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। वो पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा, उसमें से पूरा क्लियरेंस हो जाएगा कि कब हमको कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। चलिए 81 पर आते हैं। 81 में क्या दिया हुआ है? 81 में बोला गया है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बदलता है, ड्रिवन प्राइमरीली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा किया जाता है। इज प्रेसिंग ग्लोबल इशू, क्लाइमेट बदल रहा है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा बदल रहा है। ग्लोबल इशू पर इसकी चर्चा की गई है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम क्या कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, यानी जैसे कोयला वगैरह जला रहे हैं। रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज, जो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेज को निकालता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, लीडिंग टू द डैश इफेक्ट। अब बताइए भैया, ग्रीन हाउस गैसेज निकलेगी तो कौन सा इफेक्ट बनेगा भैया? ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 481 का। फिर बोला गया है राइजिंग टेम्परेचर कॉज मेल्टिंग कैप्स आइस कैप, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है। डैश सी लेवल एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, और सी लेवल क्या होगा बताइए? सी लेवल जब बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा भैया। वेपराइजिंग का मतलब होता है भाप बन के उड़ना, भाप बन के नहीं उड़ेगा। प्योरीफाई नहीं होगा, साफ नहीं होगा। स्टेबलाइजिंग स्थिर नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा भैया। तो जब बर्फ पिघलेगी तो सागर का पानी भी बढ़ेगा। 82 पर आ गए। मिटिगेटिंग क्लाइमेटिक चेंज, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। अगर हम क्लाइमेट के चेंज को कम करना चाहते हैं, रिक्वायर्स अ डैश,
अप्रोच, हमको एक अप्रोच करना पड़ेगा। कैसा अप्रोच करना पड़ेगा बताइए? क्या हमें ट्रिवियल छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा? नहीं। क्या हैप्पैज़ार्ड कोई काम बुरे तरीके से करना पड़ेगा? नहीं। कोई नैरो कोई सकरा काम करना पड़ेगा? नहीं। हमको करना पड़ेगा मल्टी फैसेटेड, ऐसा काम करना पड़ेगा, चारों तरफ से हमको प्रयास करने पड़ेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए किस में क्या क्या जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग ट्रांजिशंस ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमको रीन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हमको ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा कि जिससे हम ये समझ पाएँ कि किस तरीके से एक चीज़ को दोबारा से यूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ टू रिड्यूस एमिशन, हमको ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिसमें जो है जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम हो। एडिशनली और तो और रेजिंग डैश अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन इज क्रूशल, और हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों के बीच में, इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रत्येक, कॉमर्शियल व्यापारिक, पब्लिक, पब्लिक के बीच में हमको जागरूकता लानी पड़ेगी। गवर्नमेंटल नहीं, गवर्नमेंट तो जागरूकता लाएगी भैया। द कलेक्टिव एफर्ट, जब सब लोग एक साथ काम करेंगे टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, मौसम के बदलाव के लिए, विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे आपको जीवन की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा इसके अंदर, भविष्य में कौन आएगा, इकोनॉमिक्स आएंगे, एनवायरमेंट वातावरण आएगा, नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं, जेनरेशन आएगी, भविष्य की जनरेशन के लिए हमको संजो कर रखना पड़ेगा। देखिए आज ही अगर हम पूरा ऑक्सीजन खत्म कर देंगे, आज ही अगर हम पूरा पेड़ पौधों को काट देंगे, तो भविष्य भूल जाइए कि आपके बच्चों को पेड़ पौधे मिलने वाले हैं। पहले इतना ज़्यादा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है ना, और ओजोन लेयर अगर कम हो गई ना, पतली हो गई ना ओजोन लेयर परत, तो भैया स्किन डिजीज फैलने लगेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। चलिए भाई, डटे रहिए जवानों, मैदान के अंदर हम भी डटे हुए हैं, हार नहीं मानेंगे। जब तक पूरा नहीं करवाऊंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। पिछले 4 घंटे से इसी पोजीशन में लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं हार नहीं मानूंगा, डटा रहूंगा मैदान के अंदर, और आप लोगों को भी भागने नहीं दूंगा मैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये यूट्यूब मेरे से बार बार बोलता है कि अपने बैच में जाकर ये ज़रूर बोला करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने बोल दिया है यूट्यूब जी, मैंने बोल दिया है, ठीक है। बच्चों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। पसंद नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं करने वाला। विद द एड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन की सहायता से द डैश प्लानेट कैन बी व्यूड एज मार्केट प्लेस, हमारे प्लानेट को क्या देखा गया है, मार्केट प्लेस के रूप में देखा गया है। ग्लोबलाइजेशन समझते हैं, वैश्वीकरण, यानी विश्व की सारी वस्तुएं हमारे पास में आती हैं। जैसे अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, तो वर्ल्ड में अगर कोई ब्रांड चल रहा है तो वो ब्रांड इन पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं ब्रांड को। तो देखिए क्या बोला गया है कि ये सारे प्लानेट पे फैला हुआ है, एंटायर प्लानेट, हमारा जो पूरा प्लानेट है वो कैसे देखा जा रहा है, एज अ डैश मार्केट। कैसी मार्केट देखा जा रहा है, क्या वो सेपरेटेड है, सबके बाजार अलग अलग हैं? नहीं भैया, ऑनलाइन पे तो सबका बाजार एक ही है। फिर है सेग्रीगेटेड, यानी अलग अलग करना नहीं, डिसेंट्रलाइज, सबको विकेंद्रीकरण करना, केंद्र से हटाना, यूनिफाइड, एक ऑनलाइन वेबसाइट पर आप संसार के सारे बेस्ट चीज़ों को खरीद सकते हैं, है ना। अब आजकल तो ऑनलाइन का बिजनेस ऐसा हो गया कि चाइना का मटेरियल हमारे पास आ रहा है, हमारा चाइना के यहाँ जा रहा है, या हम लोग श्रीलंका में भेज रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। बाय व्यूइंग द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, पूरे संसार को एक सिंगल मार्केट मानते हैं। मर्चेंट्स आर एबल टू एक्सपेंड देयर रीच, मर्चेंट क्या करते हैं, अपने जो रीच है, अपनी जो पहुंच है, उसको बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, फूड आइटम्स एंड टॉयलेटरीज that are already created in India were not permitted to dash until 1990। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग आइटम्स हैं, बाकी और भी कई सारे आइटम्स हैं जो भारत के अंदर पहले से ही प्रोडक्ट किए जाते थे, उनको 1919 तक भारत के बाहर नहीं भेजा जाता था, इंपोर्ट नहीं किया जाता था, ठीक है, उनको मंगाया नहीं जाता था, ठीक है, 1919 तक। इलेटेड इंटॉक्सिकेटेड नहीं होगा, मार्टेड भी नहीं होगा, आयात नहीं किया जाता था। बट ड्यूरिंग 1990, 1919 में
द वेल्दी कंट्रीज, जो समृद्ध देश हैं, डैश प्रेशराइजिंग ऑन पुअर एंड इमर्जिंग नेशंस, उन्होंने गरीब राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाया, इमर्जिंग बढ़ते हुए राष्ट्रों पर, टू ओपन देयर मार्केट, अपने बाजार खोले, सो दैट द वेल्दी माइट मोर इजीली स्प्रेड देयर इंडस्ट्री, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को आसानी से चला सके। देखिए, एक बहुत संपन्न देश दूसरे गरीब देश में जाके या डेवलपिंग कंट्री में जाके अपनी कंपनी लगा लेता है, वो कहता है कि हम तुमको व्यापार देंगे, हमारी फैक्ट्रीज में आके काम करिए, और उसकी फैक्ट्रीज बढ़ती जाती हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ में किया था, एक फैक्ट्री लगाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक लगाई थी, उसी में खेल कर दिया उन्होंने, और हम लोग अपने झींगा लाला में फंसे रहे, हम बस उसी में फंसे रहे, यही करते रहे हम लोग, SC ST जनरल OBC, हम यही खेलते रहे हमेशा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खेलते रहे, है ना। अभी भी सोशल मीडिया पे भी यही चलता रहता है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, राजनीति में ध्यान बहुत ज़्यादा है, किसी ने कुछ कह दिया बस उसी पे ध्यान है। आप अपने करियर में कहाँ तक पहुँचे, आपकी पावर आपके बैंक बैलेंस से पता चलती है, ना कि आपके बोलने या व्यवहार करने के तरीके से। अगर आप में पावर है, आपके पास बैंक बैलेंस है, तो दुनिया आपको सुनना चाहेगी, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी चीज़ें आने लगी। और फालतू बकवास कर रहे हो, इधर उधर पे लगे हुए, 2-4 मिनट लोग सुनेंगे, फिर आपके रील्स को स्क्रॉल कर देंगे आगे। When India first began into the liberalization, जब भारत सबसे पहली बार लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की बढ़ रहा था इन 1991, इट वाज अ डैश स्टेप फॉर द कंट्री। ये कंट्री के लिए कैसा स्टेप था बताइए? क्या कंट्री के लिए कंजर्व्ड एक्ट था, मतलब छोटा एक्ट था, एग्जेम्प्टेड, ये उनको नहीं लेना था वो एक्ट, डिसकंटिन्यूड, इस स्टेप को कम कर देना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्टेप को क्या किया, एक्सर्टेड किया। एक्सर्टेड का मतलब, ये रुको 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 जरा, कुछ गड़बड़ हुई मेरे से, हाँ मेरे से गड़बड़ हुई है। उन्होंने प्रेशर को क्या किया, यहाँ पर एक वर्ड था 89 वाला ऑप्शन, मैंने पेज पलट नहीं पाया। प्रेशर जो है, प्रेशर को क्या करते हैं, एक्सर्टेड करते हैं, किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर दबाव डालना। तो जो बड़ी कंट्रियां हैं वो छोटी कंट्रीज के ऊपर दबाव डालती हैं व्यापार के लिए। और हमारे देश के लिए जब 1991 में हमने जब पूरे संसार से जुड़े, तब हमने हमारे देश के लिए कैसा स्टेप था, एब्डक्टेड यानी अपहरण कर लिया था, तो स्टेप का हमने इमर्ज, ये स्टेप उत्पन्न हुआ था, उभर कर आया था। एनग्रोज मतलब तल पे लगा हुआ था, या सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन 90 हमारा कंप्लीट होता है। अब भैया 91 से लेकर 100 तक, अब आएंगे अनसीन पैसेज। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो बने रहिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो अनसीन पैसेज आता है आपके पेपर में, पहला वाला अनसीन पैसेज, ये करीब 350 या 400 शब्दों का होता है। ठीक है, 200 से 300 शब्दों के बीच का मान लीजिए, मेरे हिसाब से तो कभी कभी 300 ही दे देते हैं लोग, वो तो चल रहा है 200 250 200 250, वो तो 300 ही पड़ता है पूरा। द मेजर फैक्टर इज ensuring द सेफ्टी ऑफ द फूड सप्लाई इन द फूड पैकेजिंग। देखिए, अब आजकल फूड क्या है, पैक होके आने लगा है, तो अब उसी की सप्लाई के बारे में बताया गया। द इंश्योर दैट द फूड सेफ्टी क्राइटेरिया मेड एडवांस प्रोसेसिंग फूड पैकेजिंग हैविंग द ड्रामेटिकली इंक्रीज। अब फूड सेफ्टी में अब आजकल क्या है कि फूड प्रोसेसिंग बहुत एडवांस हो गई है, उनका पैकिंग का तरीका भी बहुत एडवांस हो गया है। व्हेन फूड प्रोसेसिंग इज फिनिश, जब फूड प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है, पैकेजिंग प्रिजर्व द बेनिफिट विदाउट हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल हु कंज्यूम द फूड। देखिए, फूड प्रोसेसिंग होने के बाद में उसको पैक किया जाता है, पैकिंग का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो दूसरे यानी जब व्यक्ति उसको खाए तो उसका नुकसान ना हो। एडिशनली इट एनेबल द फूड टू ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन वाइल मेंटेनिंग इज इंटीग्रिटी डिस्पाइट द कंसिडरेबल डिस्टेंस। देखिए, मान लीजिए अब आजकल आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चर डेट और आप देखते हैं कौन सी एक्सपायरी डेट। अब आजकल तो ऐसे ऐसे फूड मटेरियल बनने लगे हैं कि 2-2 साल तक रखे रहते हैं, खराब ही नहीं होंगे। अब 2 साल में आप कहीं पर भी उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहिए, तो ये क्या फूड पैकेजिंग का कमाल है। एडिशनली इट शील्ड द डेलिकेट फूड एंड फ्रॉम लाइट फिजिकल हार्म केमिकल चेंज एज वेल एज अगेंस्ट द माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेटेड मील्स लाइक मीट। तो ये फूड पैकेजिंग क्या है, ये हल्का होता है, ये फिजिकल हार्म से बचाता है, केमिकल चेंज से बचाता है, और माइक्रोबायो जो होते हैं हमारे पास में, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे कण जो खराब करते हैं भोजन को, उसको भी बचाता है। जैसे मीट है, मीट लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद
जो लोग सफ़र करते होंगे शायद उनके पास कुछ ऐसा तरीका होता होगा कि मीट को लंबे समय तक स्टोर कर सके, है ना, कोई तो टेक्निक होती होगी। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में द पैकेजिंग इज अ टूल फॉर बिजनेस प्रमोशन एंड इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए जो पैकेजिंग टूल होता है उसके अंदर एक और होता है बिजनेस, ये बिजनेस को प्रमोट भी करता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। द पैकेजिंग फ्रीक्वेंटली ब्रांड द बिजनेस और प्रमोट इन सम वे। पैकेजर्स कैन ओकेशनली इम्प्रूव अ प्रोडक्ट अपीयरेंस एंड इंक्रीज द कंज्यूमर अपील। देखिए कभी कभी क्या होता है, भोजन की पैकिंग को देखकर कस्टमर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अगर किसी चीज़ की पैकिंग बहुत अच्छी है, जैसे अक्सर छोटे बच्चे चॉकलेट का वो टेस्ट वही है, इंग्रीडिएंट्स वही डाले हैं उन्होंने उसके अंदर, लेकिन उसकी पैकिंग इतनी अच्छी कर दी है कि बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। टू कंप्लाई विद रूल्स द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी मस्ट स्ट्राइक द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ नंबर ऑफ इश्यूज। These include the protection of food along with the other factor including the increased social and environment awareness, the expense of energy, material, rigorous limitation of the pollutant and removal of the municipal solid waste। भैया इसके अंदर बताया गया कि पैकेजिंग का मतलब ऐसे नहीं कि फूड पैक कर दिया, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मेरे को भी नहीं मालूम था। आपको फूड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, फिजिकली भी करना पड़ता है, उसके अंदर केमिकली भी प्रोटेक्शन देखना है, उसको सोशली भी आपको प्रमोट करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से डालना पड़ता है उसको कि उसका जो वेस्ट मटेरियल बचे फूड का वो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी हो। एनर्जी एक्सपेंस होती है उसके अंदर, यानी बिजली से अगर कोई पैकेजिंग हो रही है, मशीनें चल रही हैं, बिजली चल रही है, पेट्रोल चल रहा है, डीजल चल रहा है, तो उस पर एनर्जी खर्च हो रही है, मटेरियल्स पे हो रही है। रेगोरियस लिमिट पॉल्यूटेंट्स, हमको देखना पड़ता है कि उससे पॉल्यूशन नहीं बढ़े, ऐसा फूड मटेरियल बनाया जाए या पैकेजिंग मटेरियल हो। और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, जैसे कुछ पेपर्स में पैक किए जाते हैं, कुछ पॉलीथिन में पैक किए जाते हैं, कुछ कार्टून्स में पैक आते हैं, तो वो ऐसा वेस्ट होना चाहिए जो घुल जाए एनवायरनमेंट के अंदर। फूड पैकेजिंग कैन बी मेड अप ऑफ द वेराइटी मटेरियल, कई सारे वेराइटी मटेरियल से फूड पैकेजिंग होती है, जैसे फॉइल, जैसा सिल्वर फॉल। जब मैं घर से जब निकलता हूँ तो मेरी जो मम्मी है या जो, तो वो क्या करती हैं, खाने को सिल्वर फॉल के अंदर पैक कर देती हैं। एंड कोटेड शीट के अंदर पैक कर देती हैं। फिल्म, पतली सी परत चढ़ा देना। कुछ भोजन को मेटल के अंदर पैक करके दिया जाता है, कुछ को प्लास्टिक के अंदर, कुछ को कन्वेंशनल में, कुछ को पेपर के अंदर, ठीक है। सम ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट डिके, कुछ चीज़ें खराब, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं गलती हैं, खराब नहीं होती, ठीक है। एंड वाइल अदर डिग्रेड्स इन द वेरिंग डिग्रीज, कुछ डिग्रेड हो जाती हैं। अब प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर अगर भोजन पैक है, थर्माकोल के अंदर भोजन पैक है, तो वो कहाँ से गलेगा भाई, वो कहाँ पे डिफ्यूज़ होगा, वो कहाँ डीके होगा। लेकिन वहीं अगर वो भोजन, अगर मान लीजिए कोई ऐसे किसी एक कोई मान लीजिए किसमें न्यूज़पेपर में पैक है या किसी कागज़ के अंदर पैक है, कागज़ के बने हुए मटेरियल में पैक है, तो वो डिग्रेड हो सकता है। द टॉपिक ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज ब्रॉट ऑन बाय फूड पैकिंग मटेरियल इज़ नॉट न्यू। प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल वर्चुअली यूनिवर्सली डिस्कार्टेड एंड हार्मिंग द इकोसिस्टम। देखिए फूड पैक को करने का कोई ये नया तरीका नहीं है, आज भी प्लास्टिक में फूड भोजन को पैक किया जा रहा है और ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। डिस्पाइट हाउ इम्पोर्टेंट पैकेजिंग इज, इट इज़ नेवरदलेस पोजेज अ सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क। ये क्या करता है, एक सीरियस एनवायरमेंटल रिस्क करता है जब हमारे पास हम प्लास्टिक के अंदर भोजन को पैक करते हैं। अच्छा 1 मिनट दीजिए, बैटरी इज रनिंग स्लो। बैटरी क्या चल रही है, स्लो चल रही है, मेरे को करंट लग गया यार, जोर से करंट लग गया। हाँ अब बैटरी आ जाएगी, मैं भी रिचार्ज हो जाऊँ जरा H2O से, है ना। जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे ना तब तक मैं बंद नहीं करूंगा, मैं आज इसको पूरा करके जाऊंगा। मैं आज मैं यही देख रहा हूँ कि ये पेपर है कि मैं हूँ। ऐसा पहाड़ जैसा पेपर आता है, हिमालय पर्वत जैसा एग्जाम आता है, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के रुला लेते हैं बेटा, फिर 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन रीजनिंग। चलो रीजनिंग तो चलो खैर आसा देती है, इंग्लिश भी चलो हल्की फुल्की स्माइल जाएगी, जीके में लेकर आना बेटा 50 आउट ऑफ 50। जीके में पता पड़ जाएगा, 20 क्वेश्चन भी ढंग से हिट नहीं कर पाओगे, इतना खतरनाक आता है एसएससी का जीके। और सब लोगों को हाथ लगे हैं, मुझे भी हाथ लगे हैं, आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को भी हाथ लगे होंगे जीके में। है ना, सब लोगों का मेरे जैसा हाल है, मेरे को तो इसी बात की खुशी होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पैकेजिंग नेसेसिटी द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
विच रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ अनइंटेंडेड एनिमल हैबिटेट। देखिए कई बार क्या होता है, हम भोजन को पॉलीथीन, जैसे हमने खाना खा लिया और झूठे जो खाना होता है उसको हमने पॉलीथीन के अंदर पैक करके बाहर कहीं डस्टबिन में डाल दिया। अब गाय आई, अब गाय के हाथ तो होते नहीं कि गाय वहां से हाथ से अपने पॉलीथीन को खोल ले, वो नहीं कर पाएगी ना, तो वो दांतों से चबाती है। जब वो दांतों से चबाती है तो उसके बाद इतना तो पता नहीं होता कि उसको चबाने के साथ साथ वो पॉलीथीन को भी निकल जाती है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे आल पेन या पेन या कुछ को चबा जाते हैं जानवर, तो उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, मुंह में चोट लग जाती है, कुछ कांच के टुकड़े भी हम लोग फेंक देते हैं। तो बहुत ध्यान से हमको फेंकना चाहिए। अगर खाने वाला भोजन है तो उसको कुछ इस तरीके से दीजिए कि जिससे किसी को हार्म ना हो। सम बिजनेसेस लाइक दोज दैट आर हार्वेस्ट ट्री also do not allow the growth of many natural resources they use because of the harmful fume are related into the atmosphere during the manufacture of these packing materials the environment is also harmed। देखिए अगर कई सारे ऐसे पैकिंग होती हैं जो कागज़ से बनती हैं, और हम कागज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ को प्रोसेस करते हैं, पेड़ को काटते हैं, कई बार पॉलीथीन को भी जलाकर एक नया पॉलीथीन बनाया जाता है, कई सारी चीज़ों को दोबारा से जलाकर फिर बनाया जाता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। द एयर विल कम बिफोर बिकॉज बिकम मोर कंटेमिनेटेड। हवा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इफ दिस प्रोसेस आर एंड मैनेज, अगर इस प्रोसेस को मैनेज नहीं किया ओकेशनली, कभी ना कभी दीज पैकेजिंग वेस्ट आर केयरलेसली डिस्पोज्ड ऑफ पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड सम ऑफ दोज वेस्ट डू नॉट इट डिसइंटीग्रेटेड एट ऑल। भैया देखो अगर हम सही से अगर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो देखो भोजन तो पैकेजिंग हो ही रहा है, भोजन को तो हम पैक कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम पॉल्यूशन भी तो बढ़ा रहे हैं। प्लास्टिक के अंदर भोजन पैक आ रहा है, पॉलीथीन के अंदर पैक आ रहा है, वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, डिके नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हमारे लिए खतरा है। वुड एंड पेपर आर टू प्रोमिनेंट पैकेजिंग मटेरियल। देखिए लकड़ी और कागज ये दो बहुत महत्वपूर्ण पैकेजिंग मटेरियल होते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट रिसोर्स, जो जंगल से प्राप्त होते हैं। अनकंट्रोल्ड एंड अनकंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विल अपसेट द बैलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ग्रोथ। अब भैया हमको पता चल गया कि भोजन जो है कागज के अंदर लपेट के, कागज के अंदर पैक करके दिया जाता है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, जंगल की तरफ गए, लकड़ी काट के लाएंगे, पेपर बनाएंगे, भोजन को पैक करेंगे, तो अब हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। इरोजन्स, डिसर्टिफिकेशन, वाटर scarcities and the host of the ecological issues are just a few effects of unbalancing growth rate। तो भैया मिट्टी का कटाव होना, डेसर्टिफिकेशन होना, पेड़ों को कटना, भोजन का पानी की कमी होना, ये कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये कुछ इम्बैलेंस कर रहे हैं हमारी प्रकृति के अंदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल्स, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो गलते नहीं हैं, हैव अ लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट, उनके बहुत लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव होते हैं। द एनवायरमेंट कैन हार्म सॉइल, ये हमारे मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अदर कंपोनेंट थ्रू एक्वेटिक एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जलीय और एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से ये हमारे मिट्टी को और हमारे जल को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस कैन लीड टू फूड इनसिक्योरिटी, ये हमको भोजन में नुकसान पहुंचाता है। हार्म टू अदर क्रिएचर, दूसरे क्रिएचर्स को नुकसान पहुंचाता है। एंड डैमेज टू इकोलॉजी, हमारी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। improper disposal of the packaging waste be fatal to animal and impact on the spawning seasons, making pollution of the serious concern. Food packaging have a negative impact on the environment, thus it is important to manage the trash properly to the protect human health and the environment and the natural resources. Some of these methods include utilizing less packaging and creating product with longer shelf lives. Repurposing food and resource are also part of source of reduction। देखिए मैं आपको बता दूं कि कई सारा फूड पैकेजिंग मटेरियल जो है कचरा पानी में फेंका जाता है। अब मछलियों ने उस कचरे को खाना शुरू किया और जब उसको खाया तो मछलियां मरने लगी, जानवर ने खाया तो जानवर मरने लगे। हम लोगों ने अगर धोखे से प्लास्टिक या बाकी चीज़ों का, अगर प्लास्टिक के अंदर लंबे समय तक भी अगर भोजन को खाया जाए तो वो कभी कभी कैंसर डिजीज को फैलाता है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का नुकसान है हमारे लिए। बाय अल्टरिंग द अपीयरेंस, अब हमको क्या, बाय अल्टरिंग द अपीयरेंस, एक्विजिशन, प्रोडक्शन, यूजेज ऑफ ओरिएंटल मटेरियल, originating material, product source reduction
आल्सो लोअर द क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिटी ऑफ ट्रेस। देखिए अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, अगर जो भोजन है ऐसे मटेरियल में पैक करके दे जो जल्दी गल जाए, है ना। आजकल तो क्या आ गए हैं, कैसे पेपर बैग आ गए हैं जो गल जाते हैं, तो पेपर बैग के अंदर भी भोजन को हम लोग, या आप देखिए नाश्ता खाते हैं, जाते हैं समोसा वगैरह खाते हैं, तो समोसा खाने के लिए वो दोना आता है। हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, उस कटोरी को दोना बोला जाता है। पेपर जो बाउल होता है, पेपर की कटोरी होती है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में हूँ, चंबल के अंदर हूँ मैं, है ना। कौन सा क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र, नाम तो सुना ही होगा। हम लोग तो पूरे भारतवर्ष में, अब क्या कहें, हम भारतवर्ष में फेमस हैं कि नोटोरियस हैं, ये आप लोग बताइएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे भाई साहब जब नाश्ता होता है ना सुबह सुबह, तो नाश्ता ऐसा होता है कि जैसे दोपहर का खाना हो रहा हो हमारे यहाँ पर, तो वो जो दोना होता है वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्तों से बनाया जाता है वो दोना। तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो तो चलो डिस्पोज हो सकते हैं, लेकिन वही दोना जब प्लास्टिक का आने लगे, थर्माकोल का आने लगे, तो वो वेस्ट नहीं होता है, वो हमारा प्रॉपरली जो है डिस्पोज नहीं होता है, वो दिक्कत होती है हमारे लिए भी। तो वेस्ट कंबर्सेशन, तो भैया जल जो कचरा है उसको जलाना चाहिए। इज कंट्रोल्ड बर्निंग मेथड यूज टू द specific facilitated dispose of non-recyclable material. Waste to energy combustion is incinerator, use steam generator to produce heat and electricity generator. Composting is controlled aerobic and biological decomposition organic waste and is effective waste to disposal solution. देखिए अब ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को अब जलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। जब इसको बर्न किया जाएगा तो इस प्लास्टिक में या इस वेस्ट को जब बर्न किया जाएगा तो इसको बर्न करने पे कौन सी एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी। इस हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में यूज करेंगे, दोबारा से वेस्ट को जलाने में यूज करेंगे। तो कुल मिला के एक साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है। तो इस तरीके से हम वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लेसिंग ऑर्गेनिक डेबरिश इन पाइल्स। देखिए जो ऑर्गेनिक ऐसा कचरा, डेबरिश का मतलब होता है मलबा, ऐसा मलबा जो जल्दी गल सकता है, उनके जो ढेर लग जाते हैं। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट मॉइस्चर, उनको प्रॉपर मॉइस्चर देना चाहिए फॉर डिकम्पोजिंग, उनको गलने के लिए प्रॉपर मॉइस्चर देना चाहिए बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हो सकता है जैसे मिट्टी के अंदर अगर केंचुए पड़ जाते हैं तो मिट्टी उर्वरक हो जाती है, ऐसे ही अगर किसी कचड़े के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर देते हैं तो कचरा गल जाता है ना। जैसे पेपर है, पेपर गल सकता है। चलिए भैया फाइनली हम 91 क्वेश्चन पर आए। मेरे को लगा शायद एक और स्लाइड होगी इसकी, इसने तो भाई साहब मेरा दिमाग हिला दिया। कितनी स्लाइडें थी इसके अंदर भैया, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड्स, और हर स्लाइड में करीब मान लीजिए 50 शब्द थे। तो मेरा मानना है 7 5 35, 350 शब्द का पैसेज है। रुला देगा बेटा ये पेपर के अंदर। और जिस स्पीड से मैंने पढ़ा, अगर इस स्पीड से नहीं पढ़ पाए ना, बस भाई साहब आपका तो खेल हो गया, फिर तो अगली साल ही आएगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, झूठा होता है, लेफ्ट ओवर, झूठा, लेफ्ट ओवर, ये अलग अलग है, लेफ्ट और ओवर, तो ये नहीं होगा। रिगोरस का मतलब होता है कठिन, तो यही आंसर है। इरोशन का मतलब होता है मिट्टी की कटाई होना, ओकेशनली, कभी कभार। ठीक, 92 पर आते हैं। 92 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम। भैया पैसेज की सेंट्रल थीम में एक लाइन में टिक कर देता हूँ। टू अंडरस्टैंड रोल इफेक्ट ऑफ फूड पैकेजिंग, हमें फूड पैकेजिंग के इफेक्ट को समझना चाहिए हमारे एनवायरमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 93 पर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिटिंग, कंपोजिटिंग का अर्थ से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है कंपोजिटिंग का। तो भैया कंपोजिटिंग का अर्थ होता है बायोलॉजिकली डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। देखिए भाई, प्राकृतिक आवरण में प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाना, खत्म करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज, दिए गए ऊपर पैसेज के अनुसार, हाउ कैन वी रिड्यूस द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द गार्बेज, हम गार्बेज के अंदर के जहरीलेपन को और कैसे कम कर सकते हैं और उसके अमाउंट को कैसे कम कर सकते हैं। तो भैया कैसे कम कर सकते हैं, बाय सोर्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, हम ऐसे सोर्सेज का प्रयोग करें जो कमी लाता है। ठीक है, कचरे के अंदर कमी करें, ऑप्शन नंबर 2। 95 पर आइए। एन इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ रेट, हमें अनबैलेंस ग्रोथ रेट का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, बताइए।
कंपोस्टिंग यानी क्या गलाया जा सकता है, रिसाइकल पुनः प्रयोग किया जा सकता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको अलग कर देना, ऐसा कंपोनेंट जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसको अलग करके कहीं रख दो फिर उसको जलाइए, ठीक है। चलिए OMG, एक और पैसेज है, तो डटे रहिएगा मैदान के अंदर है ना। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं बच्चों के संग। चलो ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, पढ़ाऊंगा मैं भी, हार नहीं मानूंगा मैं। चलिए, अ फॉक्स वन डे, एक लोमड़ी एक दिन, फेल इनटू अ डीप वेल, कुएं में गिर पड़ी, कुड नॉट फाइंड नो मीन्स ऑफ एस्केप, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। मीनवाइल, इसी बीच में, एक गॉट, एक बकरी, बकरी है कि बकरा है, एक बकरा मान लीजिए, चलिए अब ठीक है, बकरी या बकरा जो भी हो, ओवरकम विद द थ्रिस्ट, प्यासा एक बकरा पहुंचा वहां पे, बकरी पहुंची, केम इनटू द सेम वेल, वो उसी कुएं के पास पहुंची, एंड सीइंग द फॉक्स, लोमड़ी को देखकर, इंक्वायर्ड द रीजन फॉर विच द फॉक्स वाज इन द वेल, उनने पूछा, लोमड़ी भाई साहब तुम ये कुएं के अंदर क्या कर रहे हो, कैसे चले गए तुम कुएं के अंदर। कंसीलिंग हिज सैड प्लीट अंडर द मैरी गाइज, उसने अपने दुख को, अपनी समस्या को अपनी खुशी के अंदर, चेहरे के अंदर उसने छुपा लिया। अंदर तो मतलब उसको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कैसे बाहर निकलूंगा, लेकिन बाहर तो वो ऐसा बता रहा था कि जैसे बहुत खुश है। द फॉक्स इंडल्ज इन लेविश फ्रेज ऑफ द वाटर, उसने पानी की तारीफ करना चालू कर दिया, उन्होंने बोला भाई साहब पानी तो बहुत अच्छा है, इतना मीठा पानी है, RO वाटर है इसके अंदर, कुएं के अंदर तो। सेइंग इट वाज एक्सीलेंट बियॉन्ड द मेजर, और उसने बोला कि तुम, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे ऊपर है, शुद्ध पानी है, बिल्कुल ताज़ा पानी है। टोल्ड द गॉड, उसने बकरी को बताया, दैट ही डेलिबरेटली जम्प्ड इन द वेल टू एंजॉय इट्स बेनिफिट, उसने बकरी से बोला तुम अगर जंप करोगी तो तुमको भी इसका लाभ मिल जाएगा। ही कैप्ट एनकरेजिंग द गॉड टू जंप इन द वेल, उसने बकरी को एनकरेज करती रही जब वेल के अंदर जंप करने के लिए, एनकरेज। लोमड़ी ने बोला भाई साहब तुम कूद जाओ, तुम कुएं के अंदर आ जाओ, तुमको अच्छा अच्छा पानी दूंगा मैं। द गॉड माइंडफुल ओनली ऑफ ऑफ थ्रस्ट, उसके दिमाग में केवल प्यास चल रही थी कि उसको प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। थॉटलेसली, बिना सोचे समझे उन्होंने जंप लगा दी, डाई कर दिया। बट जस्ट एज ही ड्रिंक, जैसे ही उसने पूरा पानी पी लिया, द फॉक्स इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिफिकल्टी, उस लोमड़ी ने उस परेशानी के बारे में बताई है, दैट दे बोथ आर इन, कि दोनों लोग अब फंस गए हैं इस कुएं के अंदर, एंड सजेशन ए स्कीम फॉर देयर कॉमन एस्केप, उन्होंने एक, उसने लोमड़ी ने एक बताया, उसको एक सलाह दी कि भाई साहब आप अपन दोनों आ तो गए हैं, इसमें से निकलने का एक रास्ता भी है। इफ सैड ही, अगर वो बोले तो वो बताएगा, यू विल प्लेस योर 4 फीट अपॉन द वॉल, आप अपने आगे वाले पैर को कुएं की दीवार पर लगाएं, एंड बेंड योर हेड, और अपने हेड को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। आई विल रन अप योर बैक, मैं आपकी पीठ के ऊपर से दौड़ता हुआ बाहर निकल जाऊंगा, एंड विल हेल्प यू आउट आफ्टरवर्ड, और फिर इसके बाद में मैं तुमको बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। द गॉट रेडिली असेंटेड, बकरी बहुत जल्दी राजी भी हो गई। द फॉक्स लीव्ड अपॉन हिज बैक, फॉक्स उसकी पीठ के ऊपर से चढ़ के निकल गया। स्टेडिंगली हिमसेल्फ विद द गॉट हॉर्न, और उसने क्या किया, गॉट की जो, बकरी की जो सींग थी, सींग के ऊपर उसने अपने पैर रख लिए। ही सेफली रीच द माउथ ऑफ द वेल, और वह सुरक्षित जो है कुएं के मुंह तक पहुंच गया। एंड मेड ऑफ एज फास्ट एज ही कुड, उसने बहुत जल्दबाजी की जैसा वो कर सकता था। व्हेन द गॉड अनब्रेडेड हिम फ्रॉम द ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस, जब बकरी ने उसको याद दिलाया कि तुमने भाई साहब मेरे से वादा किया था कि तुम मेरे को बचाओगे। ही टर्न अराउंड एंड क्राइड आउट, यू फुलिश ओल्ड फेलो, इफ यू हैड अ मैनी ब्रेन्स इन योर हेड, अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा भेजा होता, एज योर एज यू हैव हेयर्स ऑन योर बेड, जैसे तुम्हारी दाढ़ी के अंदर इतने सारे बाल है, अगर इतना सारा भेजा तुम्हारे दिमाग में होता, यू वुड नेवर हैव गॉन डाउन, तुम कभी नीचे ही नहीं आते। बिफोर यू हैड इंस्पेक्टेड द वे अप, बाहर निकलने का रास्ता देखे बिना तुम बिल्कुल आते ही नहीं नीचे। नॉर हैव एक्सपोर्ड योर सेल्फ टू डेंजर, ना ही अपने आप को खतरे में डालते। विच यू हैड नो मीन्स ऑफ एस्केप, जब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता ना हो। तो चलिए, पैसेज का टाइटल क्या था, कनिंग गॉड, चालाक बकरी, फॉक्स एंड द फॉरेस्ट, जंगल और लोमड़ी नहीं, द काइंड फॉरेस्ट, दयालु लोमड़ी नहीं, लोमड़ी एंड गॉड, यही होगा, इनकी कहानी चल रही है। ऑप्शन 1। मॉरल ऑफ द लेसन,
स्टोरी का क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। बोला गया है एक नेक के बदले, एक नेक काम के बदले दूसरी नेकी होना चाहिए। यानी अगर किसी ने हमारे साथ में अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सभी को मालूम है ईमानदारी अच्छी नीति है, ये नहीं। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, तो इसका मतलब होता है घमंड, यानी घमंड पतन का कारण होता है, घमंड पतन का कारण है। अगर आप अहंकार करोगे तो आपका नाश होने लगेगा। लुक बिफोर यू लीव, कोई भी काम करने से पहले सोचो, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, 10 बार सोचो, ठीक है। यही आंसर है। 98 पर हाउ डिड द गॉड गेट इनटू द वेल, बकरी कुएं में कैसे चली गई? द डिसेंडेड इनटू द वेल बाय मिस्टेक, धोखे से चली गई थी। ही फेल इनटू वेल, वो कुएं के अंदर गिर पड़ी थी। ही वॉज थ्रोन इनटू द वेल बाय द पासर बाय, किसी राहगीर के द्वारा उसको धक्का दे दिया गया था, नहीं। ही वॉज ल्यूर्ड बाय द फॉक्स, फॉक्स के द्वारा यानी लोमड़ी के द्वारा लालच दिया गया था पानी का। ऑप्शन नंबर 99 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की कैसी टोन है, किस तरह का है, बताइए। डिक्टेटेड का मतलब होता है उपदेशक, क्या ये कोई उपदेश दे रहा है? असर्टिव का मतलब क्या होता है? जो काफी ज्यादा कैसा हो हमारे पास में। डिक्टेटिव का मतलब उपदेशक भी हो सकता है, और इसका एक और मीनिंग भी होता है शिक्षाप्रद। कैसा होता है? शिक्षाप्रद, एजुकेशनल, ठीक है। चेयरफुल का मतलब होता है हैप्पी। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो फॉर्मल ना हो, अनौपचारिक हो। असर्टिव मतलब सकारात्मक, नहीं भैया ये था कैसा? उपदेश दे रहा था, हमको समझा रहा था, टॉपिक शिक्षाप्रद था। और भैया लास्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी कुछ बोलते हैं अचानक से यूट्यूबर, कुछ और भी बोलते हैं, मेरे को सही से नहीं आ रहा है वो बोलना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और भी कुछ होता है तो वो जो भी होता है वो सब कर दीजिएगा। एक मैं चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पढ़ाना, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ तो ही आप लाइक करिएगा, तो ही आप कमेंट करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन, ना आप टेंशन ले रहे हैं ना हम टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपना एग्जाम दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। वाई डिड द फॉक्स इन्वाइट द गॉट इन टू द वेल, फॉक्स ने क्यों इन्वाइट किया था गॉट को, बताइए क्यों किया था? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज द फॉक्स नीडेड सपोर्ट टू गेट आउट ऑफ द वेल, क्योंकि लोमड़ी को एक सपोर्ट चाहिए था कि जिससे वो बाहर निकल सके कुएं से। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकता है, कोई आपके लिए आके खड़ा होने वाला नहीं है। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अपने अच्छे से पेपर कर आए, अच्छे से तैयारी करें, अपना नाम रोशन करें।